नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फाइनेंस एजुकेशन शाला पर। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस और सभी तरह के पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जो आपको किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले देखने ज़रूरी है। दोस्तों, इससे पहले हमारे दो पार्ट्स आ गए हैं जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में फंडामेंटल एनालिसिस के ओवरव्यू और सेकंड पार्ट में बिजनेस का कंप्लीट एनालिसिस कैसे करें इस पॉइंट को कवर किया है। तो आप इन वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, इस पार्ट में हम फंडामेंटल एनालिसिस के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को कवर करने वाले हैं, जहां आप फाइनेंशियल एनालिसिस में हमारे लिए क्या क्या पॉइंट्स देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको समझेंगे और उसको देखेंगे। दोस्तों, फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो और कुछ जरूरी रेशो जिनकी नीड एक बेहतरीन कंपनी को ढूंढने में हमें पड़ती है। तो आज हम आपके साथ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे और बाकी रेशो के लिए हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इन सभी पॉइंट्स को एक छोटी वीडियो में कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने बिजनेस एनालिसिस को HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के एग्जाम्पल से समझा था, तो आज भी हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के एग्जाम्पल से ही फाइनेंशियल एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी कंपनी के एनालिसिस के लिए उसका मार्केट कैप देखना ज़रूरी होता है, जो हमें बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी का मार्केट कैप कैसा है, लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में जो मार्केट कैप दिख रहा है वो है 5,45,504 करोड़। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज ही हम इस कंपनी को खरीदना चाहें या कंपनी के सभी शेयर मार्केट से खरीद लें तो हमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद कुछ रेशो आते हैं जैसे स्टॉक PE, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड और ROE, ROCE। इसके बारे में हम कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर किसी के लिए ये कंफ्यूजन पैदा करता है कि कौन सा रेशो हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सा नहीं। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जहां हम कंपनी का इनकम स्टेटमेंट चेक करते हैं और जहां हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। इसका मतलब होता है कि जब कोई कंपनी अपने हर 3 महीने के रिजल्ट को पेश करती है तो उसकी कितनी सेल्स हुई और उसने कितना नेट प्रॉफिट कमाया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इनकी लेटेस्ट मार्च क्वार्टर की जो सेल्स हुई वो हुई लगभग 12,443 करोड़ और वहीं जो इनका नेट प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2,186 करोड़। अब इसमें हमें सबसे जरूरी चीज ये करनी है कि हमें लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट को लास्ट ईयर के क्वार्टर के रिजल्ट से कंपेयर करना चाहिए। यह एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ को देखने। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्च 2021 के क्वार्टर की सेल 12,443 करोड़ रुपए हुई। पिछले साल 2020 मार्च के क्वार्टर की जो सेल्स हुई थी वो हुई थी लगभग 9,211 करोड़ रुपए। तो ये देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इनकी सेल्स में कितनी ग्रोथ हुई। वहीं नेट प्रॉफिट भी मार्च 2021 में 2,186 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट आया। इन्होंने नेट प्रॉफिट 2,186 करोड़ रुपए कमाया। वहीं 2020 मार्च की बात करें, मार्च क्वार्टर की बात करें तो 1,515 करोड़ रुपए इनका नेट प्रॉफिट इन्होंने कमाया। अब क्वार्टरली वाइज देखने में कभी किसी क्वार्टर में सेल्स ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, तो इसलिए ईयरली वाइज देखना सही होता है। अब जैसे हर क्वार्टर में कंसिस्टेंटली आपको ग्रोथ दिख रही है तो एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि आगे के क्वार्टर में भी रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब नहीं होंगे, जिससे शेयर प्राइस में भी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके जरिए हम शेयर पर अपना फ्यूचर का पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम बैलेंस शीट देखते हैं जहां हम सबसे पहले रिजर्व देखते हैं। ये शेयर होल्डर का फंड होता है, मतलब अगर हम इसके शेयर खरीदते हैं तो हम भी इसके मालिक बन जाते हैं उस एक पर्टिकुलर शेयर के लिए। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि रिजर्व भी इनका लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 2010 में 2,451 करोड़, 2011 में 2,519 करोड़, 2012 में 3,465 करोड़। तो लगातार साल दर साल ईयर ऑन ईयर इनके रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं, जो मार्च 2021 तक 47,439 करोड़ हो चुके।
उसके बाद हम बोरोइंग्स देखते हैं। बोरोइंग्स का मतलब जो क्या होता है, कंपनी पर बोरोइंग्स जितनी कम होगी वो उतना ही अच्छा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी पर कोई कर्ज या डेप्ट या इस पर कोई लोन नहीं है। तो इस केस में इन पर कोई बोरोइंग्स नहीं है, मतलब कि कंपनी पर कोई लोन या कोई कर्ज नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2021 में इनके जो बोरोइंग्स है वो जीरो हैं, 2020 में भी इनकी बोरोइंग जीरो है, 2019 में 99 करोड़ के करीब दिख रही थी, जो इससे पहले 2018 में भी जीरो थी। तो एक तरह से ना के बराबर ही इनकी बोरोइंग्स है, इन पर कोई कर्ज या कोई लोन नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स। इनकी एसेट्स में भी आप देख रहे होंगे कि लगातार बढ़ते हुए क्रम में दिख रही है। जैसे कि 2010 में 2214 करोड़, 2011 में 2223 करोड़, 2012 में 2263 करोड़। तो ऐसी लगातार 2021 तक पहुंचते पहुंचते 51,443 करोड़ हो गई। तो इस तरह हम इसकी बैलेंस शीट को देख सकते हैं और बैलेंस शीट के हिसाब से इनके रिजर्व, बोरोइंग्स और फिक्स्ड एसेट्स का पता लगा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो में हमारे लिए केवल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है, और ये इतना होना चाहिए कि जितना कंपनी नेट प्रॉफिट कमा रही हो या उसके आजू बाजू रहना चाहिए, और कंसिस्टेंटली इतना ही रहना चाहिए। मतलब जो हमने नेट प्रॉफिट कमाया वो कैश के रूप में हमारी बुक्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा कोई पैसा मारा नहीं जा रहा है, जो बैड डेब्ट या एनपीए नहीं बन रहा है। तो ये देखना भी ज़रूरी होता है। इससे पता लग जाता है कि कोई अंदर ही अंदर घोटाला तो नहीं चल रहा है कंपनी में। तो अब आप जैसे इसमें देख सकते हो कि मार्च 2010 में 34,080 करोड़ इस पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसने कमाया। और अगर इसके हम अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,157 करोड़, जो कि इसके आजू बाजू ही है। मतलब 2,000 से 3,000 के करीब इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही आपको देखने को मिल रही होगी। अब 2021 की बात करें तो 2021 में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 9,163 करोड़ दिख रहा है। तो अगर आप इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7,995 करोड़, लगभग 8,000 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट हुआ। तो उसी के आसपास इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी नज़र आ रहा है। तो यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको एक परफेक्ट पिक्चर दिखाता है कि कंपनी में कोई घोटाला या कोई अननोइंग काम नहीं चल रहा है, जिसकी खबर शेयर होल्डर को नहीं है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि कंपनी ने लगातार सेल्स और नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया, तो इसके चार्ट पर भी इसका पॉजिटिव असर दिखाई देगा। और शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ना चाहिए, क्योंकि शेयर प्राइस हमेशा कंपनी के बिजनेस को ही फॉलो करता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि नेट प्रॉफिट कम हो रहा हो और शेयर प्राइस बढ़ रहा हो, तो ऐसे केस में आपको हमेशा सतर्क हो जाना चाहिए। तो अब जैसे अगर इसके हम चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर इसके बात करते हैं, तो चार्ट आप देख सकते हैं कि लगातार एक कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए क्रम में नजर आ रहा है। 2012 तक एक बॉक्स में इसने काम किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इसके नंबर्स बढ़ते गए, इसके प्रॉफिट और इसका नेट प्रॉफिट और इसकी सेल्स बढ़ती गई, तो वैसे वैसे इसने अपने शेयर को भी एक बढ़ते हुए क्रम में दिखाया है। तो जिससे आप पता लगा सकते हैं कि एक चार्ट पैटर्न इनका इंक्रीज हो रहा है या नहीं, कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है। तो आप इससे इनके नेट प्रॉफिट देख के, उनकी सेल्स देख के, इनकी बैलेंस शीट देख के पता लगा सकते हैं। दोस्तों अब अगर हम एक दूसरी कंपनी का कंपेयर करें, चलो अब हम टाटा मोटर्स के प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। अब टाटा मोटर्स के प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो 2010 में 92,519 करोड़, 2011 में 1,22,128 करोड़, 2012 में 1,65,654 करोड़। तो ऐसे आप देख सकते हो कि इसके जो सेल्स है उसमें कोई ज़्यादा एकदम से ग्रोथ या ज़्यादा एकदम से नेगेटिव एकदम वे में ये चलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक कंसिस्टेंटली आपको ग्रोथ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2010 में 2,571 करोड़ और 2011 में 9,274 करोड़। मतलब एकदम से इतना बढ़ गया कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। 2012 में 13,516 करोड़ एकदम से बढ़ गया, 2013 में 9,893 फिर घट गया। मतलब ऐसे आप देख सकते हो कि कंपनी की नेट प्रॉफिट में एकदम से बढ़ना और एकदम से घटना, ये इसका सबसे बड़ा कारण रहा। इसका जो नेट प्रॉफिट था, इसके शेयर को गिरना और इसके बढ़ने का सबसे बड़ा कारण रहा। अब आप देख सकते हो कि 2016 में
ये इसने 11,569 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। उसके बाद 2017 में इसने एकदम से 7,454 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, मतलब एकदम से इतनी गिरावट देखने को मिल गई। फिर 2018 में 8,979 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट कमाया, मतलब थोड़ा ये बढ़ा। उसके बाद 2019 में फिर ये माइनस में चला गया, मतलब एकदम से इसको लॉस होना शुरू हो गया। 28,826 करोड़ का इसको एकदम से 2001 साल में ही 2019 में इसने लॉस दिखा दिया। तो अब आप इसके एक शेयर प्राइस को अब अगर हम इसको देखें तो आप 2016 के आप शेयर प्राइस को देखो कि 548 रुपये का इसने हाई बनाया, एकदम से 548 रुपये का इसने अपने शेयर प्राइस को मतलब नंबर को छुआ, और उसके बाद से इसमें गिरावट होनी शुरू हो गई। तो अगर जैसे हम इसके शेयर प्राइस को इसके प्रॉफिट एंड लॉस से कंपेयर करें तो जैसे आपने देखा कि 2018 में 8,979 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद से एकदम से गिरावट हुई। तो अगर चार्ट को इधर से कंपेयर करें तो 583 रुपये का इसने हाई बनाया, उसके बाद से इसमें गिरावट लगातार शुरू होनी स्टार्ट हो गई, और गिरते 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 ये एकदम से 65 रुपये इसने अभी 2020 मार्च में इसने 65 से 70 रुपये के करीब का इसने अपना लो बना लिया। तो एकदम से इसमें गिरावट, एकदम से इसका इतना उछलना, ये बताता है कि कंपनी में कंसिस्टेंटली इसमें ग्रोथ नहीं दिखाई दी। तो बैलेंस शीट में भी आप रियली वाइज देखें तो कोई कंसिस्टेंटली आपको इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। अब जिस किसी ने इसके हाई लेवल पर पैसा लगाया होता, चार्ट की अगर बात करें, अगर किसी ने इस लेवल पर इस लेवल पर अगर पैसा लगाया होता तो इस टाइम तक वो बिल्कुल 2000 मतलब सारा पैसा इसका चला गया होता। अब इसके फाइनेंशियल से हम 2016 में हम इसके फाइनेंशियल जैसे गिर रहे थे तो हम पता लगा सकते थे कि अब शेयर प्राइस, अब जैसे नेट प्रॉफिट गिरना शुरू हो रहा है तभी इसके शेयर प्राइस का भी गिरना शुरू हो गया, जिससे इन्वेस्टर देखकर पता लगा सकते थे कि अब शेयर प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट या फाइनेंशियल को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि हमें उसे कब खरीदना चाहिए और कब नहीं खरीदना चाहिए। तो अब जैसे अधिकतर लोग कह रहे हैं कि यस बैंक में रिवाइवल आ जाएगा, तो हमें इसकी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल चेक जरूर करने चाहिए। मतलब एकदम से कोई तुक्का मारकर खरीद लो और फंसे रहो, यह कोई कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। तो अगर हम यस बैंक का एक तरह से इसकी बैलेंस शीट देखें, अगर हम इसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो एकदम से इसने देखो यहाँ पर 2018 में 4,233 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट कमाया, जो अभी तक इसका इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन 2018 में हमने देखा कि जैसे राणा कपूर जी द्वारा एकदम से इसमें कोई फ्रॉड हुआ, और उसके बाद मार्च 2019 में इसमें एकदम से नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई। उसके बाद से इसका जो शेयर प्राइस था वो भी गिरना शुरू हो गया। मार्च 2020 में माइनस में, मतलब एकदम से प्रॉफिट से सीधा लॉस में चला गई। 16,433 करोड़ रुपए का इसने लॉस दिखाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2018 में इसने 322 रुपये के लगभग एक, मतलब वैसे तो 400 रुपये का इसने हाई बनाया था, मतलब 322 रुपये पर ये ट्रेड हो रहा था। और जैसे ही 2019 के इसके रिजल्ट आए उसके बाद से इसका शेयर प्राइस भी गिरना शुरू हो गया, क्योंकि इसके नेट प्रॉफिट भी गिर गया था। इसका नेट प्रॉफिट भी एकदम से गिरना शुरू हो गया था, और फिर धीरे धीरे इसमें इतनी गिरावट हुई कि ये आज आपको 13 से 14 रुपये पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यह एक हमारे लिए एग्जाम्पल है। टाटा मोटर्स या यस बैंक जैसे शेयर ने पहले ही इंडिकेटर दे दिया था कि इनके प्रॉफिट गिरने शुरू हो गए हैं, रिजल्ट खराब आने शुरू हो गए हैं, तो अब हम इनसे अपना एग्जिट ले सकते हैं। अब इसमें से हमें निकल लेना चाहिए। तो इसलिए किसी भी कंपनी का शेयर का फाइनेंशियल एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये फाइनेंशियल पढ़कर आप पता लगा सकते हो कि कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या किस लेवल पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले समय में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।